बेटा, चैप्टर का नाम है फ्लूइड। हिंदी में से हम कहते हैं द्रव। ये फ्लूइड का भी जिक्र होगा। फ्लूइड क्या होता है, ये इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कोई भी जो फ्लूइड होता है, द्रव जो है, इससे जुड़े बहुत सारी चीजें आएंगे इस चैप्टर में। जैसे कि पास्कल का नियम आएगा, पास्कल का लॉ पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की प्रमेय पढ़ेंगे, प्रेशर, दाब के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारी बातें होंगी इसमें, ठीक है। लाउडनेस और पिच में अंतर बताइए। वे वाली क्लास देखो, पता चल जाएगा लाउडनेस और पिच में क्या अंतर है। पिच तारतम्य आपको अगर हमने पढ़ा दिया है तो बताया होगा। पिच होता है कि आवाज का पतलापन या मोटापन। तो दो आवाज आपने सुनी, दोनों आपको अलग अलग लग रही है, एक पतली आवाज लग रही है, एक मोटी लग रही है, तो पिच की वजह से। लाउडनेस होता है, धवने की प्रबलता होती है कि आप कितना जोर से बोल रहे हैं। मैंने कहा हेलो, एक बच्चे ने कहा हेलो, यानी कि ज्यादा लाउड बोल रहा है। जिस आवाज को सुन के आपके कान के पर्दे पे ज्यादा प्रेशर पड़े, दाब पड़े, वो ज्यादा लाउड साउंड है। तो वेव चैप्टर में आता है। हाँ, लीवर तो एक क्लास का टॉपिक है छोटा सा, वो तो बता ही देंगे। बड़े चैप्टर में हमारे पास साइंस 26 में फ्लूइड लास्ट चैप्टर है। देखो, इसमें सबसे पहले बेटा एक छोटे छोटे से टॉपिक है इसमें। तो पहले एक चीज लिखेंगे, अगर कोई हमारे से पूछ ले कि कोई भी जो मटेरियल है, कोई भी जो पदार्थ है, उसकी कुल कितनी स्टेट, कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं। कोई भी जब आप पदार्थ देखते हो भाई, या तो आपको सॉलिड ठोस दिखता है वो, या लिक्विड तरल दिखता है, या गैस फॉर्म में दिखता है। तो इन जनरल तो आपको तीन स्टेट पता ही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, तरल, गैस। अगर आप थोड़े सा हाई क्लास में गए होंगे, 11th-12th में गए, तो टीचर ने आपको वहां पे एक स्टेट और पढ़ाई होगी, प्लाज्मा स्टेट। ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होती है। अगर बहुत ही हाई टेम्परेचर हो तो किसी पदार्थ के जो एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, अगर आपने लगातार हीट दें, बहुत ही हाई टेम्परेचर हो, तो जो एटम होंगे, उस एटम के अंदर का जो न्यूक्लियस है, नाभिक को बिल्कुल अलग हो जाएगा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो अगर न्यूक्लियस बिल्कुल एक तरफ हो और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक तरफ, तो सब कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होती है। तो जब हम थोड़े शुरू में, जब हमने चौथी पांचवी क्लास तक पढ़ा, तो हमें पदार्थ की तीन अवस्थाएं पढ़ाई गई, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 11th-12th में आए तो हमें एक अवस्था पढ़ाई गई कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे पदार्थ आपको प्लाज्मा स्टेट में भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप किसी बच्चे ने एमएससी वगैरह की हो, तो वहां पे एक स्टेट और पढ़ाई जाती है, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। ये बहुत ही लो टेम्परेचर होती है। तो कोई पदार्थ बहुत ही हाई टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करेगा, वो प्लाज्मा स्टेट में पढ़ते हैं, और बहुत ही लो टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करेगा, वो बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट में पढ़ते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे से अगर पूछे कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं हैं, तो हम बोलेंगे पदार्थ की कुल अवस्थाएं तीन की जगह आपको 5 बताना है। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की 5 अवस्थाएं। तो बेटा, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि तरल, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक फोर्थ हमने कौन सी बताई आपको? प्लाज्मा स्टेट। ये हाई टेम्परेचर पे होती है, प्लाज्मा। और एक होती है बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट, बोस आइंस्टीन संघनन, बोस आइंस्टीन संघनन। अच्छा, अब इसमें बेटा हमारे से एक बार क्वेश्चन आ गया पेपर में। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया सीजीएल मेंस के पेपर में एक बार, अभी 1-2 साल पहले की बात है। उसने कहा कि जो पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट, ये किस ईयर में प्रपोज की गई है, किस ईयर में बताया गया इसके बारे में? तो इसका ईयर याद रखना, 1924। तो लेटेस्ट जो है बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट, ये प्रपोज की गई 1924 में। ठीक। दूसरा बेटा, मैंने यहाँ पे अभी ये फ्लूइड चैप्टर में मैं आपको पदार्थ की 5 अवस्थाएं क्यों बता रहा हूँ। अब यहाँ समझना फ्लूइड द्रव का मतलब क्या होता है। ये बेटा, जब मैंने लिखा लिक्विड, तरल, और ये लिखा मैंने गैस, तो बेटा लिक्विड और जो गैस है ना, ये फ्लूइड के पार्ट होते हैं। जब मैं आपसे इस क्लास में कहता हूँ कि फ्लूइड द्रव, तो फ्लूइड का मतलब होता है कि जो फ्लो कर सके, जो बह सके। तो फ्लूइड में आप कोई लिक्विड का एग्जांपल भी ले सकते हैं कि पानी फ्लो करता है, तो पानी भी एक फ्लूइड है। आप गैस का एग्जांपल भी ले सकते हैं, हवाएं जो है गैसों से मिलकर बनी है, फ्लो कर रही है, बह रही है। तो फ्लूइड का पार्ट लिक्विड भी है, गैस भी है। तो जब मैं कहूंगा कि भाई ये नियम किसी फ्लूइड के लिए लगाया गया, द्रव के लिए नहीं नियम है कि एक फ्लूइड, तो आप उसे लिक्विड के लिए भी अप्लाई होगा, वो गैस के लिए भी होगा। तो फ्लूइड का मतलब होता है विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सके, जो बह सके, उसे हम द्रव कहते हैं। तो द्रव में तरल और गैस दोनों आते हैं। बहुत सारे हिंदी माध्यम के जो बच्चे होते हैं, वो लिक्विड का हिंदी जो है ना, उसे द्रव समझ लेते हैं, लिक्विड का हिंदी तरल होता है। द्रव में तो कोई तरल भी आ सकता है, गैस भी आ सकता है।
तो द्रव जो है इसका पार्ट आप कोई लिक्विड भी ले सकते हैं, तरल भी ले सकते हैं। जब फ्लूइड कहा जाए तो आप लिक्विड भी एग्जाम्पल के तौर पर मान सकते हैं और गैस भी मान सकते हैं। तो फ्लूइड क्या होता है? विच कैन फ्लो, जो प्रवाहित हो सके उसे हम कहते हैं फ्लूइड। विच कैन फ्लो, जो प्रवाहित हो सके, जो फ्लो कर सके, वो हमारा फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, तो दोबारा समझेंगे। पदार्थ की 5 अवस्थाएं, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की 5 अवस्थाओं में सोलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसका ईयर याद रखना है 1924 बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का। और फ्लूइड जब मैं कहूंगा क्लास में तो उसमें तरल और गैस किसी को भी आप एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, सत्येंद्रनाथ, ये बोस जो है सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे है। इसके बारे में खोज जो की थी सत्येंद्रनाथ बोस ने इनिशिएट किया था इसमें शुरुआती, लेकिन वो उस समय इतने बड़ा नाम नहीं थे। तो उन्होंने आइंस्टीन को पेपर लिखे कि भाई ऐसे ऐसे बहुत ही लो टेम्परेचर पे कोई पदार्थ कैसे बिहेव करेगा, क्वांटम स्टेट उसकी कैसे होगी, उसका वेव फंक्शन क्या होगा, बहुत सारी जो बातें उसने बताई। तो आइंस्टीन को बढ़िया लगा। फिर आइंस्टीन और बोस ने मिलकर फिर पेपर पब्लिश किए। आइंस्टीन का बहुत बड़ा नाम था क्योंकि 1915 में वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, 1905 में वो स्पेशल थ्योरी के बारे में बता चुके थे, 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका था। वो सेलिब्रिटी थे, जैसे क्रिकेट का सेलिब्रिटी आज विराट कोहली है, वैसे साइंस की दुनिया में उस समय नाम था आइंस्टीन साहब का। तो आइंस्टीन के साथ में, आइंस्टीन को बढ़िया लगा उनका, साथ में उन्होंने पेपर पब्लिश किए। वो तो फिर हाथ लेना ही था। ठीक है, तो इसमें सत्येंद्रनाथ बोस है, भारत के एस एन बोस। जो बोस लिखा ना यहाँ पे, ये एस एन बोस के नाम पे है। बंगाल बहुत ही रिच रहा है अपने टाइम पे ना, जब अंग्रेजों का टाइम था यहाँ पे, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो। क्रांतिकारी देख लो बंगाल से एक हुए हैं आप। बंगाल के चाहे बिजनेसमैन हो उस जमाने के, चाहे वो वकील हों बड़े बड़े, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला उन्हें, सुभाष चंद्र बोस, बहुत रहा। अब तो खैर देखते हो आजकल दुर्दशा सी आती है वैसे न्यूज में तो बंगाल की। तो उस समय तो सबसे टॉप क्लास स्टेट में होता था वो। अंग्रेज शुरू में आए भी वहीं पे, एक तो समुद्र किनारे है तो बिजनेस करना भी आसान था। तो खैर बहुत बड़े बड़े नाम हुए बंगाल से। आजकल तो खैर ऐसे कोई बड़ा सा नाम सुनने को मिलता नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज देखें मैडम, शुरुआत करेंगे क्लास में प्रेशर दाब से। तो प्रेशर के बारे में स्टार्ट करेंगे क्लास में। देखो, अरे हाँ, रोहित कह रहा है आई एम फ्रॉम बंगाल। अभी मैं एक देख रहा था एक वीडियो, जस्ट ये क्लास स्टार्ट होने से मुश्किल से 4 या 5 मिनट पहले की बात होगी। तो एक किसी रूम में 2 बच्चे लेटे हुए थे, बिहार के थे, वो बंगाल में गए हुए थे फिजिकल वगैरह कुछ देने। एक अंकल आए बंगाली में, उठक बैठक लगवाने लगे, पीट कुछ बदतमीजी करने लगे। मैं ढंग से पूरी वीडियो देख नहीं पाया कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, यहाँ क्यों दे रहे हो फिजिकल, ये वो, तुम बंगाल के थोड़े ना हो। तो इस तरीके का, तो इस तरह की जो वीडियो आती है ना, ये कटुता पैदा करती हैं, ये नफरत पैदा करती हैं। जैसे मान लो कि आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में किसी उत्तर भारतीय को पीट दिया, बंगाल में कर दिया, या फिर बिहार वाले प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई हमारे यहाँ केवल बिहार वालों को ही बीपीएससी में नौकरी दी जाए, बाहर वालों को ना दी जाए, पर हम कहीं भी चले जाए, हमें हर जगह मिल जाए, पर हमारे यहाँ किसी और को ना मिले। तो इस तरह जो चीज़ें चलती हैं आपस में, एक कटुता पैदा करती हैं जो वीडियो इस तरह की आती हैं। तो अब क्या होगा, जो बच्चा बिहार का होगा वो देख रहा होगा, तो उसके मन में, भले वो किसी बंगाल के एक व्यक्ति ने किया, हर एक पूरा समाज तो ऐसा नहीं है, पर उसके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी उनके प्रति नेगेटिव। तो कल को अगर कोई से कहीं ऐसा कोई बंगाली किसी परेशानी में दिख रहा है, उसकी हेल्प भी कर सकता होगा, तो उतने मन से नहीं करेगा वो। तो ऐसे पता नहीं आजकल सोशल मीडिया आ गया है, या तो समाज को जोड़ने काम करना चाहिए था, तोड़ने काम कर रहा है ना। खैर छोड़ो, अब ये आते हैं इसमें प्रेशर दाब पर। देखो, अब एक चीज समझना, आपने बेटा मान लो कि कोई फोर्स बल लगाया, वो फोर्स कितने एरिया पर, कितने क्षेत्रफल पर लगाया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या छोड़ो, अब इसमें ज्यादा कमेंटबाजी नहीं करो। अब आप एक बात बताओ, जैसे मान लो आपकी मम्मी ने आपके लिए एक बैग बनाया, स्कूल बैग कपड़े का बनाया आपकी मम्मी ने, और कपड़ा कम रह गया, तो उन्होंने क्या किया, जब उसकी बेल्ट बनानी थी टांगने वाली, जो तनी बनानी थी, तनी बेल्ट, कपड़ा बचा नहीं, तो आपकी मम्मी ने क्या किया, एक ऐसे लोहे का तार बांध दिया, ऐसे लोहे का तार बांध दिया, आपने उसे टांग लिया। अब मान लो कि उस बैग में 10 किलो वजन है और आपने उसे अपने कंधे पर डाल लिया। एक कुछ दिनों के बाद आपकी मम्मी ने तो फिर दोबारा बैग बनाया, इस बार कपड़ा ज्यादा बच गया, तो उन्होंने सेम बैग बनाया, लेकिन इस बार जो तनी है ना, जो बेल्ट है, वो इतनी चौड़ी बनाई, बहुत चौड़ी चौड़ी बेल्ट, उसमें भी आपने 10 किलो वजन डाला। एक दिन आप उस वाले बैग को लेके गए जिसमें लोहे के ऐसे तार बंधा हुआ है, तो पता क्या होगा, जब आप शाम को घर आओगे ना,
आपके कंधे से झुक जाएंगे, वो तार बिल्कुल आपके ना ऐसे गड़ जाएंगे, हो सकता है कि ब्लड भी निकलने लग जाए। लेकिन जिस दिन आप वही बैग 10 किलो वजन के साथ लेके गए, लेकिन बेल्ट है चौड़ी चौड़ी, उस दिन आप बड़े आराम से कैरी कर पाए उस बैग को, बहुत ही इजीली आप उसे ढो पाए सुबह से लेकर शाम तक। क्यों? हालांकि दोनों दिन आपके कंधों पर जो फोर्स था, बल था, वो तो सेम ही लग रहा था। यहाँ भी 10 किलो वजन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी 10 किलो का लग रहा है, लेकिन वो फोर्स कितने एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके प्रभाव भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। दो, जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रेशर की, तो बेटा प्रेशर का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो हिंदी में से हम बोलेंगे, प्रेशर को बोलते हैं हिंदी में बल, सॉरी दाब। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। थोड़ा अजीब सा लग रहा है ऐसे लिखना, यहाँ पर लिख देते हैं। फोर्स को बोलते हैं बल, एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल। तो बेटा प्रेशर होता है पी से लिखेंगे, फोर्स के लिए एफ और एरिया के लिए ए। तो प्रेशर हो गया हमारे पास में फोर्स अपॉन एरिया, पी इज इक्वल टू एफ बाई ए। तो अगर आप इस फॉर्मूले को बड़े ध्यान से देखें, भाई दोनों केस में फोर्स तो सेम ही था, एफ की वैल्यू तो सेम थी। पहले दिन भी 10 किलो वजन आपके कंधे पे था, दूसरे दिन भी 10 किलो वजन आपके कंधे पे था। लेकिन जब आपने वो बैग ऐसा लिया कि जिसकी तनी बहुत ही पतली थी या तार था, तो यानी कि वो वही फोर्स, वही वजन आप कम एरिया पे डाल रहा। अगर एरिया कम होगा तो बेटा प्रेशर आपके कंधे पे ज्यादा पड़ेगा, दाब ज्यादा पड़ेगा आपके कंधे पे, आपके कंधे उस दाब से दब से जाएंगे और आपको बहुत दर्द महसूस होगी। लेकिन दूसरे दिन जब आपने बैग टांगा तो उसकी बेल्ट बहुत चौड़ी चौड़ी थी, वही फोर्स उतना ही वजन ज्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अगर एरिया ज्यादा है, नीचे की वैल्यू ज्यादा है तो ऊपर की कम होगी, तो प्रेशर कम पड़ेगा। तो फोर्स कितने एरिया पर पड़ रहा है उसके भी अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे आपको। जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है, आप अभी खड़े हो जाओ जहां पे भी आप क्लास ले रहे हैं, आपके जो शरीर का पूरा वजन है 2 पैरों पे पड़ रहा है आपके। अब आप एक पैर पे खड़े हो जाओ, अब आपको देखो इस वाले पैर पे थोड़ी देर में दर्द होने लगेगा, क्योंकि यही वजन सेम, भाई आप है तो उतनी 70 किलो तो 70 किलो ही है, वही वजन अब आपके आधे एरिया पे पड़ रहा है एक पैर पे, तो आपको दर्द होने लगेगा। अब आप एक अंगूठे पे खड़े होने की कोशिश करो तो कुछ ही सेकंडों में दम निकल जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे एरिया कम होने लगेगा तो प्रेशर ज्यादा पड़ने लगेगा, तो आपको अंगूठा लगेगा बिल्कुल दर्द होने लगेगा, टूटने को हो जाएगा। तो एरिया जब कम होगा तो प्रेशर ज्यादा पड़ता है, और एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम पड़ेगा। तो फोर्स कितने एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा दूसरी चीज, ये बेटा जो प्रेशर है, इस प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? अगर मैं फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो बेटा फोर्स के लिए न्यूटन, इसके लिए मीटर स्क्वायर। तो बेटा अगर मैं फोर्स के लिए न्यूटन यूज करूं, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर की एसआई यूनिट बनती है पास्कल। तो उसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है पास्कल, और सिंबल होता है इसका पी ए, पास्कल का। तो एक पास्कल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। तो एक पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो प्रेशर की एसआई यूनिट है पास्कल, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है पास्कल, तो पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। अच्छा, अभी जो हमने फॉर्मूला देखा प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया, इसका हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे। देखो ये बेटा प्रेशर है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर आपकी क्लास में मैंने मैकेनिक्स पढ़ा दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ाया तो जब पढ़ाऊंगा तो आप ज्यादा बड़े समझ जाएंगे। तो जिस बैच में मैंने पढ़ा दिया वो बच्चे बताना। ये बेटा जो प्रेशर है ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, ये अदिश राशि है कि सदिश? इसे स्केलर में डाला जाए कि वेक्टर में डाला जाए? किस कैटेगरी में डालें इसे, स्केलर में कि वेक्टर में? प्रेशर की जो जो है वो स्केलर है कि वेक्टर? देखो जब मैं मैकेनिक्स पढ़ाता हूं बच्चों को तो मैं बोलता हूं कि किसी फॉर्मूले में अगर दो चीजें हों, अगर उन दोनों में से एक वेक्टर एक सदिश राशि है, तो जिसका फॉर्मूला है वो भी वेक्टर होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखना बेटा, ये प्रेशर जो है वो है लिखा फोर्स अपॉन एरिया। अभी जो फोर्स है ना ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मैथमेटिकली वेक्टर अपॉन वेक्टर का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं बनता, वेक्टर अपॉन वेक्टर अलाउड नहीं है। तो अगर आपको इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो पहले तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। इसके लिए आप क्या करो, इस एरिया को इधर लेके जाओ, तो प्रेशर इंटू एरिया इजकल टू बनाए एफ। अगर आपको इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना तो अब देखो कैसे लिखोगे बेटा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, और प्रेशर जो है स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है। तो प्रेशर जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी में आता है, ये स्केलर अदिश राशि। तो एक बार पेपर में क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सही है, तो बेटा उसने एक फॉर्मूला ऐसे लिख दिया पेपर में कि प्रेशर इजकल टू एफ वेक्टर अपॉन ए। एक फॉर्मूला लिख दिया उसने पी इजकल टू एफ वेक्टर अपॉन ए वेक्टर। एक फॉर्मूला उसने ऐसे लिख दिया पेपर में पी इजकल टू एफ वेक्टर अपॉन ए वेक्टर। और एक फॉर्मूला लिखा ही है पी इंटू ए वेक्टर इजकल टू एफ वेक्टर। तो उसने कहा कि कौन सा फॉर्मूला सही है इनमें से, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है ये बताओ।
बहुत सारे बच्चों ने पेपर में क्या सोचा कि यार ये लग रहा है कि ऑप्शन गलत बना दिए हैं, उन्हें लगा सी और डी ऑप्शन तो सेम ही है, अगर मैं इस ए को इधर ले जाऊंगा तो पी डॉट ए इजकल टू एफ, ये सी और डी तो सेम ही लग रहे हैं। पर जिस बच्चे का साइंस बढ़िया है, जिसने ढंग से पढ़ा है, तो उसे पता है कि कभी भी वेक्टर अपॉन वेक्टर ये कभी मैथमेटिकली अलाउड नहीं है, ये तो सबसे पहले बाहर करो। वेक्टर अपॉन वेक्टर ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये भी बाहर करो। तो पी इंटू ए वेक्टर इक्वल टू ये हमारा ऑप्शन सही है। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना तो खाली ये स्केलर वेक्टर क्या है उस हिसाब से नहीं बताना, खाली फॉर्मूला लिखना है, तो ये ऐसे लिख सकते हो, पी इक्वल टू एफ बाई ए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इन्हें वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, और हमें पता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशियां होती हैं, उनके ऊपर तीर का निशान बनाया जाता है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आप कभी लिखो तो ऑप्शन में देख लेना कि वेक्टर अपॉन वेक्टर मैथमेटिकली इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, तो इसे हमने हटा दिया। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, अब मेरे पास में जो आया है प्रेशर इजकल टू फोर्स अपॉन एरिया, इसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी, इन्हें ध्यान समझना। प्रेशर इजकल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो बेटा मैंने अभी आपसे क्या कहा कि अगर एरिया कम हो तो प्रेशर अधिक से अधिक पड़ता है, उतना ही फोर्स कम एरिया पे डालो तो अधिक प्रेशर पड़ेगा, उतना ही फोर्स अधिक एरिया पे डालोगे तो प्रेशर कम पड़ेगा। तो अगर फोर्स सेम हो तो जितना कम एरिया उतना ही अधिक प्रेशर, यानी एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। हाँ, एरिया का वेक्टर क्वांटिटी है, फिर आज पता चला, अरे तो पूरा 12th क्लास में भोजन आता है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे अगर आपने पढ़ा हो मैग्नेटिक फ्लक्स बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा हो, ऐसे ही। तो ये एरिया बेटा वेक्टर क्वांटिटी होता है ये। अच्छा, यहां जाओ। अब आपके घर में अगर 3 4 5 नाइफ चाकू हो तो आपने एक चीज देखी होगी कि घर में हमारे भले 4 5 चाकू हैं, लेकिन एक नाइफ एक चाकू हमारा फेवरेट होता है। अगर हमें सब्जी काटनी है हम उसे ढूंढेंगे, क्योंकि जैसे उसे हम किसी आलू टमाटर प्याज पर डाल दें, टक 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 टक, बहुत ही स्पीड के साथ सब्जी काट देता है वो फटाक से। क्यों? वो चाकू कौन सा है? वो चाकू वो है जो बहुत ही शार्प है, जिसकी बहुत ही बढ़िया धार बनी हुई है। अच्छा, चाकू शार्प कैसे होता है, धारदार कैसे होता है, उसकी धार कैसे बनाई जाती है? चाकू घिसते हैं ना, से आप किसी चाकू को घिस रहे हैं लगातार, जब बेटा किसी चाकू को आप घिसेंगे, किसी पत्थर पर रगड़ेंगे, तो घिस घिस के आप उसे एक्चुअली बहुत ही पतला कर रहे होते हैं। जब उसे पतला करेंगे यानी कि आप उसका एरिया बहुत कम कर रहे हैं। तो जो बहुत ही शार्प चाकू होगा, जिसे आप घिस घिस के बहुत ही पतला कर चुके हो, तो उस चाकू का एरिया होगा कम। अगर उसका एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा डालेगा, तो उतना ही फोर्स आप लगाएंगे इस वाले चाकू से, शार्प से, उतना ही फोर्स आप लगाओ कुंद चाकू से, इसकी धार नहीं है, उतनी ताकत यहां लगाओ, उतनी ताकत यहां लगाओ। तो शार्प चाकू होगा, उसकी धार बनी हुई, उसका एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा डालेगा, तुरंत आलू के 2 हिस्से कर देगा। तो अगर आपको कोई चीज काटनी हो तो आपको शार्पनेस वाली चीजें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि जो शार्प की होती है बहुत ही पतली होती है, उनका एरिया कम होता है, एरिया कम तो प्रेशर क्या पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा। अब देखो गुब्बारा लो, उस गुब्बारे पे से उंगली मारो कुछ नहीं होगा, लेकिन पिन मारो तुरंत गुब्बारा फूट जाता है, क्योंकि पिन जो होती है उसके आगे की टिप, उसका एरिया बहुत ही कम है पिन का। जैसे आप उसे उतना ही फोर्स यहां से लगाओगे उतना ही लगाओगे उंगली से, तो पिन का एरिया कम है, प्रेशर पड़ेगा ज्यादा, तो पिन तुरंत घुस जाएगी गुब्बारे के अंदर और तुरंत फोड़ देगी उसे। अगर कोई चीज आपको काटनी हो, कोई चीज आपको मान लो कि गार्ड नहीं है, मान लो को कील आपके पास में है, तो आपने कील ली जो आगे से बहुत ही पतली है, आपने रखा हथौड़ा मारा, तुरंत दीवार में घुस जाएगी। अब कील को पलट दो, यहां से मोटी है, अब दीवार में रख के हथौड़ा मारना, वो अंदर घुसेगी नहीं, क्योंकि अब जो जिधर से कील मोटी है उधर से एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम पड़ेगा। तो आप सन्नी देओल का डायलॉग याद रखो, काट दूंगा, चीर दूंगा, गाड़ दूंगा, है ना। अगर कोई भी चीज आपको काटनी हो, चीरनी हो, चुभानी हो, तो एरिया होना चाहिए कम से कम, ताकि प्रेशर क्या पड़े, ज्यादा से ज्यादा। तो डायलॉग क्या है हमारे पास में, काट दूंगा, काटना हो, चीरना हो, गाड़ना हो, चुभाना हो, इन सब के लिए आपको ध्यान रखना है कि एरिया होना चाहिए कम से कम, तो उससे प्रेशर क्या पड़ेगा, अधिक से अधिक, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा एक चीज यहां पर लिखेंगे कि विद इंक्रीज शार्पनेस, विद इंक्रीज शार्पनेस प्रेशर इंक्रीजेज, प्रेशर इंक्रीजेज। तो इसमें लिखेंगे शार्पनेस को क्या बोलेंगे हिंदी में, पैनापन। चाकू क्या बोलते हैं घर में, बहुत ही पैना है, पैना चाकू है। पैनापन बढ़ने से, पैनापन बढ़ने से दाब का मान बढ़ता है। सेकंड लिखेंगे विद इंक्रीज ब्लंटनेस, विद इंक्रीज BLUNT ब्लंटनेस प्रेशर डिक्रीजेज। कुंदता बढ़ने से, कुंदता यानी कि कुंद धार, कुंद पड़ने यानी कि जो चाकू की धार नहीं है, कुंद है, ब्लंट है। कुंदता बढ़ने से दाब घटता है।
तो विद इंक्रीज इन शार्पनेस तो प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन ब्लंटनेस बढ़ने से, हाँ धार, पैनापन कह दो, धारदार कह दो, उसके बढ़ने से दाब बढ़ेगा। और विद इंक्रीज ब्लंटनेस प्रेशर डिक्रीज। लेकिन बेटा हमेशा ऐसा नहीं है कि एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, इसके ही फायदे हैं। वही चाकू ने आराम से कोई चीज को काट दिया, कोई कील आराम से गड़ गई, है ना, कोई चीज चुभ गई, तो उसके लिए एरिया कम प्रेशर ज्यादा। कई बार एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम पड़ेगा, उसके भी फायदे हैं। जैसे बैग वाला केस बताया कि एरिया ज्यादा होना चाहिए, बेल्ट मोटी चौड़ी होनी चाहिए ताकि कम से कम प्रेशर कंधे पे पड़े, तो उसके भी अपने फायदे हैं। जैसे कि फोर्स अपॉन एरिया, आपने एक चीज देखी होगी कि बेटा जो ऊंट होता है ना, ऊंट ये रेत के ऊपर बड़े आराम से क्यों चल पाता है? भगवान ने क्या किया कि जो ऊंट का स्ट्रक्चर बनाया वो तो बनाया ही है, पर ऊंट के जो पैर बनाए बहुत ही बड़े बड़े बनाए हैं, बहुत ही बड़े साइज के, और वो गद्दी नुमा थोड़े ऐसे होते हैं, जैसे कि सॉफ्ट से। तो ऊंट के जो पैर हैं इनके पैरों का एरिया होता है ज्यादा। अब ऊंट के जो पैर हैं उसके पैरों का एरिया, अब मैं थोड़ा सा बना समझाने के लिए बता रहा हूं अब, कि ऊंट के पैर मेरे से बनेंगे नहीं ऐसे। तो बेटा जो कैमल के जो पैर होते हैं ना, ऊंट के, इसके पैरों का एरिया होता है बहुत बड़ा बड़ा। तो अगर इसके पैरों का एरिया बहुत ज्यादा है तो इसके पैर बहुत ही कम प्रेशर डालेंगे रेत के ऊपर। तो अगर ऊंट के पैर का एरिया बहुत ज्यादा बनाया भगवान ने, बड़े बड़े पैर बनाए ऊंट के, तो ऊंट के पैरों का एरिया कम है तो प्रेशर कम पड़ेगा। तो ऊंट के पैर जो होंगे कम प्रेशर डालेंगे रेत पे, तो उसके पैर धसेंगे नहीं रेत के अंदर, तो रेत के ऊपर ऐसे फिसल फिसल के तेज भागेगा वो। लेकिन बेटा जो घोड़ा होता है ना, घोड़े के होते हैं खुर, तो घोड़े के जो पैर होते हैं हॉर्स के, उसके पैरों का एरिया कम है। तो अगर उसके पैरों का एरिया कम है तो उसके पैर ज्यादा प्रेशर डालेंगे, ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो इजीली गड़ जाएंगे रेत के अंदर। तो जब घोड़ा भागता है तो बार बार उसके पैर रेत के अंदर धस जाएंगे, तो जल्दी थक जाएगा वो, ये स्पीड ही नहीं पकड़ पाएगा। भगवान ने जितना जैसा ऊंट बनाया सेम यही ऊंट होता, पर इसके पैर भी घोड़े के जैसे होते, तो ऊंट भी भाग ना पाता, वो उसके पैर भी धस जाया करते रेत के अंदर। अभी मत कह देना सर हाथी के पैर भी तो बड़े होते हैं, भैया हाथी के पैर बड़े तो है पर उसका शरीर का वजन भी तो बहुत ज्यादा है, तो उसका शरीर फोर्स भी तो बहुत डालेगा, तो फोर्स बढ़ने से भी तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो हाथी जो है वो हल्का नहीं है ऊंट की तरह, हाथी का पैरों का एरिया ज्यादा है, प्रेशर कम पड़ेगा वहां से, ठीक है, लेकिन फोर्स भी तो एक चीज है भाई, जितना वजन ऊंट का है उतना ही हाथी का थोड़ा ना, हाथी का शरीर का वजन बहुत ज्यादा है, फोर्स बहुत ज्यादा डालेगा वो, तो उस फोर्स की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सेम फोर्स अगर पड़े, यानी सेम साइज के बिल्कुल एक जैसे दो हाथी ले लें, एक हाथी के पैर वैसे ही जैसे आज हैं और एक हाथी के पैर घोड़े के जैसे हैं, तो ये अब ये दूसरे वाला ऊंट भी बेकार हो जाएगा। तो पैरों का एरिया बड़ा होने की वजह से फायदा मिलता है ऊंट को, कि उसके पैरों का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसके पैर क्या करेंगे, बहुत जल्दी से धसेंगे नहीं रेत के अंदर, और थोड़ा हार्ड भी नहीं है, थोड़े सॉफ्ट टाइप के भी हैं, तो उससे भी फायदा मिलता है उसे कि उसके पैर रेत के अंदर धसते नहीं है। तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ऊंट के पैरों का बहुत बड़ा एरिया होता है, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम डालेगा, प्रेशर कम डालेगा तो उसके पैर जल्दी धसेंगे नहीं। दूसरा, आपने कई बार एक चीज देखी होगी, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई गाड़ी जो है अगर कहीं रेत वगैरह में फंस गई, मिट्टी मिट्टी में, तो उसके टायरों से ना हवा कम कर दी जाती है। उससे फायदा क्या होगा, देखो जब भाई ये टायर जो है, गाड़ी के जो टायर थे, अगर इनके अंदर पूरी की पूरी हवा भरी हुई हो, पूरी हवा, तो बहुत ही कम एरिया को टच करेंगे जमीन के, तो इनके अगर टायरों का एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तो ये टायर रेत के अंदर मिट्टी में धस जाएंगे। अगर मैं इसकी थोड़ी सी हवा कम कर दूं तो ये टायर थोड़े से ना चिपक से जाएंगे, फ्लैट से हो जाएंगे ऐसे। अब ये क्या हो गया, एरिया हो गया ज्यादा। अगर एरिया ज्यादा हो गया, जब उससे हवा कम कर दोगे आप, उसके पैर उसके टायर दबेंगे, तो एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम पड़ेगा। अब ऐसा अब क्या होगा कि अभी जो टायर है वो रेत में धसेंगे नहीं, तो आप हल्की हल्की स्पीड देकर, हल्का का धक्का मारकर आप इस गाड़ी को बाहर निकाल सकते हैं। तो एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम पड़े, इसके अपने अलग फायदे हैं। कि बैग ऐसा खरीदो जब भी आज के बाद मार्केट में जाओ कि जिस बैग की बेल्ट चौड़ी चौड़ी हो, जो कि इस आप इजीली कैरी कर सको, एरिया ज्यादा, प्रेशर कम पड़ेगा कंधों पे। ऊंट के पैर बड़े बड़े हैं, उससे अलग फायदा मिल रहा है, टायरों से हवा कम कर दी उसका अलग फायदा है, लेकिन एरिया कम प्रेशर ज्यादा पड़े, इसके अपने अलग फायदे हैं। अब यहां पर हम, ये बात आपको कितनी समझ में आई, अब हमें पता चल जाएगी कैसे हाँ में हाँ मिला रहे हो, कि कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं।
18 या 1900 क्वेश्चन है, 17 18 1900 से कोई सा एक 17 ये क्वेश्चन करना करो। राम जी, सुधांशु पांडे, बाला कुमार, एम समीर, लाला राम, करो वैसे भी है। बाला लाला, दो बच्चे बड़े कॉम्बिनेशन वाले नाम के हैं समय क्लास में, एक बाला और एक लाला। हम्म कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। रोहित, गुरु, योगेंद्र बहुत बढ़िया, सिद्धार्थ का गलत है, बाकी राला राम द्विवेदी सबका ठीक। देखो इसने क्या लिखा है, इट इज डिफिकल्ट टू कट थिंग्स विद ए ब्लंट नाइफ बिकॉज, कुंद चाकू से चीजों को काटना मुश्किल क्यों होता है? कुंद चाकू यानी कि जिससे कोई धार ना हो, मोटी धार वाला चाकू। पहले में लिख रहा है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइफ और ए गिवन फोर्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्लंटनेस। बेटा ब्लंटनेस बढ़ने से, मैंने बताया था कि कुंदता बढ़ने से तो प्रेशर घटता है, ये तो गलत हो गया। ये लिख रहा है कि ए शार्प एज डिक्रीज, बेटा जितना शार्पनेस बढ़ने से तो प्रेशर बढ़ता है, कह रहा है कि डिक्रीज होगा। सी ऑप्शन सही है कि ये ब्लंट नाइफ डिक्रीज द प्रेशर। तो बेटा जो ब्लंट नाइफ होता है ना, तो वो यानी कि मोटी धार वाला होता है, उसका एरिया होता है ज्यादा, तो प्रेशर कम डालता है वो। और मैंने पूरा स्पेशली आपको लिखवाया भी है कि विद इंक्रीज इन ब्लंटनेस प्रेशर डिक्रीजेज। तो जितना ब्लंट चाकू होगा, कुंद चाकू होगा, उतना कम प्रेशर डालेगा, तो प्रेशर कम डालेगा, तो इसलिए सब्जी काटना मुश्किल होगा। कोई डी बता रहा है ए ब्लंट नाइफ डिक्रीज द एरिया। बेटा ब्लंट नाइफ होता है इसकी मोटी धार हो, तो वहां पे तो एरिया ऑफ इंटरसेक्शन, जो एरिया होगा ना टच में आलू के, वो ज्यादा होगा। भाई आपको स्पेशली लिखवाया हमने यहाँ पे, ये देखो ये लिख रखा हमने, विद इंक्रीज ब्लंटनेस प्रेशर डिक्रीजेज। तो ब्लंटनेस बढ़ने से तो प्रेशर घटता है, तो जो ब्लंट नाइफ होगा, जो कुंद चाकू होगा, वो बेटा कम प्रेशर डालेगा। अगर वो प्रेशर कम डाल रहा है तभी तो सब्जी काटना मुश्किल है। एक ये शुभम कुमार का गलत है, एक अभिराज का गलत है, एक बच्चे का नाम मैंने पहले लिया था उसका गलत था। 3 बच्चों ने गलत दिया, बाकी समीर, शुभम, सुधांशु पांडे, राम जी का सबका सही। एक सिद्धार्थ गौतम का मैंने बताया था गलत है। रोहित, गुरु सबका ठीक है एकदम। नेटवर्क से क्वेश्चन ब्लर आ रहा है, हो सकता है भाई। अच्छा, अब बेटा हमने यहाँ पे बात की कि प्रेशर जो हम पड़ रहा है, कि अगर वो प्रेशर कम से कम एरिया पर अगर फोर्स लगा रहे हैं तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, और अगर एरिया ज्यादा है प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। ठीक। अच्छा, अब दूसरी चीज, अब हम बात करेंगे बेटा उस प्रेशर की जो कोई फ्लूइड, कोई तरल या गैस लगाती है। अब उस प्रेशर की बात करेंगे हम, तो लिखेंगे यहाँ पे हम, चलो अभी हेडिंग भी डलवाएंगे, पहले यहाँ पे थोड़ा सा उसके लिए माहौल बनाते हैं। ये बेटा मान लो कि समुद्र है, सी, समुद्र देवता, समुद्र देवता, धरती माता, पहाड़ देवता, ये धरती, आकाश, इन सबको देवी देवता इसलिए कहा गया है ताकि हम प्रकृति से प्रेम करें, संजो के रखें, इसके नजदीक रहें। लेकिन हमने गंगा को माता का, सबसे ज्यादा गंदगी वहीं फैला रहे हैं, जो भी कूड़ा है उसी में डाल दे रहे हैं। तो जो हमारे पूर्वजों की जो सोच रही होगी, थॉट प्रोसेस रहा होगा,
कि बच्चों के जन्म से उनके दिमाग में एक बीज डाल दिया जाए कि ये देवता हैं, ये ऐसे हैं, है ना, ताकि वो प्रेम करें प्रकृति से, संजो के रखे। और ज्यादा अगर वो चाहेंगे प्रेम करेंगे तो नदियों को गंदा नहीं करेंगे, वृक्ष अधिक से अधिक लगाएंगे। हम कह रहे हैं कि पीपल देवता है, ये देवता है, लेकिन लग रहा है कलयुग आ ही गया है, हर चीज उल्टी होती जा रही है। अच्छा अभी बेटा ये सूर्य देवता, ओ सॉरी, ये समुद्र है, ये धरती है। अगर मान लो कि आप सी लेवल पे हैं, समुद्र तल पे हैं, तो आपके ऊपर बेटा जो प्रेशर काम करेगा, देखो हमारे ऊपर प्रेशर काम करता है एटमोस्फेयर का। भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो हमारा वातावरण जो है गैसों से मिलकर बना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसें हैं इसके अंदर। तो हमारे ऊपर जो एटमोस्फेयर जो प्रेशर लगाता है उसे हम बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर, उसे हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब होता है 101 325 पास्कल। तो सी लेवल पर, समुद्र तल पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा वो पड़ेगा 101 325 पास्कल का। ये 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर है, एक वायुमंडलीय दाब। तो एक वायुमंडलीय दाब जो है, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वह 101 325 पास्कल के बराबर, 101325 पास्कल के बराबर। इस हम दो चार बातें समझेंगे, ध्यान समझना है इसे, ठीक है। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर है 1.01325 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर। भाई यहां देखो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद मैंने डॉट लगाया तो 10 की पावर 5 बन जाएगी। तो 10 की पावर 5 होता है बेटा 1 लाख। तो 1 लाख पास्कल को हम एक बार भी कहते हैं। तो 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है 1.01325 बार के बराबर। तो अगर पेपर में आए कि एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर है, तो अगर बार में पूछेगा तो आपको बताना 1.01325 बार, लेकिन पास्कल में पूछेगा तो 1.01325 के बाद 10 की पावर 5 भी लगा देना। तो पास्कल में अगर पूछेगा तो 10 की पावर 5 भी होगा, बार में नहीं होगा, क्योंकि एक बार जो होता है वो 1 लाख पास्कल के बराबर होता है। अच्छा 1 एटमोस्फेरिक जो प्रेशर है बेटा, इसे हम 760 मिलीमीटर ऑफ HG कोलम भी लिखते हैं। 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है। तो 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ, 760 मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ की ऊंचाई। देखो इसका मतलब क्या है, 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ की ऊंचाई का बेटा मतलब यह है कि अगर मैं एक ट्यूब लूं और उस ट्यूब के अंदर मरकरी पारा भर दूं, कितनी ऊंचाई तक, 760 मिलीमीटर तक, तो 760 मिलीमीटर ऊंचाई का मरकरी इतना प्रेशर लगाएगा तली पर जितना कि एटमोस्फेयर लगा रहा है। तो पूरा एटमोस्फेयर, पूरा वातावरण जितना प्रेशर लगाता है ना, उतना ही प्रेशर मात्र 760 मिलीमीटर ऊंचाई का मरकरी लगा देता है। क्योंकि मरकरी बहुत ही डेंस, बहुत ही भारी होता है। तो इसकी केवल आप कितनी लंबाई ले लो, 760 मिलीमीटर यानी कि 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर ऊंचाई का मरकरी उतना प्रेशर लगाएगा जितना कि एटमोस्फेयर लगाता है। तो 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर को हम 760 मिलीमीटर ऑफ HG कोलम भी पेपर में लिखा मिल सकता है आपको। दूसरी चीज, ये जो बात मैंने आपको बताई कि 760 मिलीमीटर ऊंचाई का मरकरी उतना प्रेशर लगाएगा जितना कि एटमोस्फेयर लगाता है, ये बात हमें एक साइंटिस्ट ने बताई थी, उनका नाम था टोरिसिली। तो उनके नाम पर हम इसे 760 टोर भी कहते हैं। तो 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर को 760 टोर भी कहा जाता है। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, उसने कहा कि ये पास्कल, बार, टोर क्या हैं। तो एक ऑप्शन लिखा था कि पास्कल, बार, टोर जो है ये प्रेशर दाब के मात्रक हैं। तो प्रेशर के लिए आप पास्कल भी यूज कर सकते हो, तो उसकी SI यूनिट है। प्रेशर के आप बार में भी बता सकते हैं, प्रेशर को आप टोर में भी बता सकते हैं। तो 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर 760 टोर के बराबर, या 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ की ऊंचाई के बराबर, या लगभग 1 बार के बराबर, या लगभग 1 लाख पास्कल के बराबर। हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना, पेपर में एग्जैक्ट वैल्यू पूछता है वो, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर टोर में तो 760 टोर के बराबर है,
और पास्कल में 101 325 पास्कल के बराबर है। तो एक टोर में कितने पास्कल होते हैं? एक टोर जो होता है बेटा, एक टोर होता है 133.3 पास्कल के बराबर। तो बार में होते हैं 1,00,000 पास्कल और एक टोर में होते हैं 133.3 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, अब यहां से भी एक क्वेश्चन मैं छोटा सा आपसे पूछूंगा। आप बताएंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन है ए और बी, इनमें से कौन सा सही है? दोनों सही है, दोनों गलत है, या वन सही है टू सही है, ये आपको बताना है। करो। ये लिखा है पहले में, ऐसा यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ये बात बिल्कुल सही है बेटा, प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है? पास्कल। और एक पास्कल मैंने आपको लिखवाया था कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर को आप ऊपर लेके जाओगे तो मीटर की पावर -2 बन जाएगा। तो इसकी एटमॉस्फेरिक जो यूनिट होती है प्रेशर की, जो ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। और कह रहा है कि सीजीएस यूनिट, देखो सीजीएस का मतलब होता है, सीजीएस की फुल फॉर्म आपको पता है, सी जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। यानी कि अगर हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड का यूज करें, मीटर किलोग्राम सेकंड यूज ना करके सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूज करें, तो बेटा मैकेनिक्स में हमने पढ़ लिया है या पढ़ेंगे कि न्यूटन की जगह हम यूज करते हैं डाइन का, और मीटर की जगह बेटा सीजीएस में यूज क्या करते हैं हम, सी का मतलब सेंटीमीटर ही होता है। तो मीटर स्क्वायर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी है, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि प्रेशर की जो यूनिट है वो पास्कल होती है, सीजीएस प्रणाली में होती है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी चीज, द बैरोमीटर इज ए डिवाइस बाय विच द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड। तो बेटा बैरोमीटर वो डिवाइस होता है जो प्रेशर को नापता है, बिल्कुल ठीक लिखा है। देखो बैरोमीटर लिखा ना बार, तो बार अभी आपको मैंने बताया था कि प्रेशर की एक यूनिट बार भी होती है, तो बैरोमीटर होता है जो प्रेशर को नापे, बिल्कुल ठीक लिखा है। एक तीसरा ऑप्शन है, ये बताओ। ठीक है, ये बताएंगे, करो। ये तीसरा ऑप्शन सही है कि गलत है? करो। तीसरा दिख रहा है, द स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर यूज रिक्वायर्ड ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कोलम और 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी कोलम विच इज इक्वल टू 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। बेटा आपको पता है कि एक एटमोस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब, वो आवश्यक दाब है जो एच जी कोलम यानी कि मरकरी के 76 सेंटीमीटर या एच जी कोलम के 760 मिलीमीटर। तो आपको बताया था मैंने अभी कि एक एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर एच जी कोलम के बराबर, या 760 मिलीमीटर की जगह आप 76 सेंटीमीटर भी कह सकते हो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर
तो 76 सेंटीमीटर हो जाएगा 708 मिलीमीटर के बराबर। तो सी भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों की तीनों। अमित कुमार कर राधे राधे भाई, टाइम से आगे राधे राधे। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है, माउंटेन की हाइट कैसे मापते हैं? माउंटेन की हाइट नापने कई तरीके हैं। ट्रेडिशनल पुराना तरीका तो है ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके, है ना। ये आजकल तो ग्लोबल पोजिनिक्स ग्लोबल पोजिशनिंग, मेरे से बोला नहीं जा रहा अभी, सिस्टम जीपीएस का यूज भी करते हैं। रडार अल्टीमेट्री का यूज भी करते हैं, रडार सिस्टम जीपीएस का यूज करते हैं, तो उससे भी नापते हैं। कई तरीके हैं। अब वो आपके ऑप्शन किस टाइप के है वो देखना पड़ेगा। हाँ, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रडार अल्टीमेट्री का यूज करते हैं। कई तरीके हैं इसके। अच्छा, अब आप एक चीज देखेंगे। अब बेटा मैं अगर आपसे बोलूं कि ये सी लेवल पर प्रेशर है इतना, ठीक, अगर मैं समुद्र तल से अंदर की तरफ जाना शुरू करूं, तो आप सभी पहले से ही जानते हैं कि ये पॉइंट मैं ले रहा हूं एक्स, ये ले रहा हूं वाई। तो अगर मैं समुद्र तल से अंदर की तरफ जाऊंगा तो अंदर जाने से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। क्यों? आप खुद देखो, एक व्यक्ति यहां पर बैठा है, एक बैठा है यहां पे, तो जो यहां पे बैठा है ना, उसके ऊपर इतनी ऊंचाई तक का पानी का प्रेशर लग रहा है केवल, और जो यहां बैठा है उसके ऊपर इतनी ऊंचाई तक के पानी का प्रेशर काम कर रहा है। यानी कि जैसे गहराई बढ़ती है ना, तो गहराई बढ़ने के साथ में प्रेशर बढ़ता है। तो हम देखेंगे अब कोई फ्लूइड जो है, लिक्विड या गैस कैसे प्रेशर डालता है, तो लिखेंगे प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लूइड, किसी द्रव के द्वारा लगाया गया दाब। तो बेटा कोई द्रव, द्रव मैंने आपको शुरुआत में बताया क्लास में कि द्रव में आप कोई तरल लिक्विड भी ले सकते हैं और गैस भी ले सकते हैं। तो कोई प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लूइड, किसी द्रव के द्वारा जो दाब लगाया जाएगा, बेटा वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो बेटा प्रेशर जो होता है, कोई द्रव के द्वारा लगाया प्रेशर, एक तो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस द्रव की ऊंचाई कितनी है, वो द्रव कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो द्रव केवल इतनी ऊंचाई तक भरा हुआ है, मान लो इसे H1 कह दो। यहाँ पे जो लिक्विड है, जो पानी, इतनी ऊंचाई तक भरा हुआ है। तो जहां पे लिक्विड की ज्यादा ऊंचाई होगी तो ज्यादा प्रेशर डाल रहा होगा, लिक्विड कम ऊंचाई तक है तो कम प्रेशर डाल रहा होगा। तो एक तो H का भी मतलब लिखाऊंगा मैं, हाइट ऑफ फ्लूइड, द्रव की ऊंचाई कितनी है। दूसरा बेटा प्रेशर इस बात पर डिपेंड करता है कि वो लिक्विड, वो द्रव है कौन सा। उतनी ऊंचाई तक आप पानी भर दो, उतनी ऊंचाई तक आप मरकरी भरो, पारा भरो। तो जितना ज्यादा डेंस, जितना ज्यादा घनत्व वाला लिक्विड होगा, गैस होगी, जितना ज्यादा डेंस फ्लूइड होगा उतना ज्यादा प्रेशर डालेगा। तो एक आ गया डी, आ गया डेंसिटी घनत्व के लिए। और एक ग्रेविटी भी डिपेंड करती है कि जी की वैल्यू क्या है। उतनी गहराई पर आप पानी में जाओ धरती पे, उतनी गहराई में आप जाओ चांद पे, मान लो कि चांद पे पानी है, तो चांद की ग्रेविटी कम है तो प्रेशर भी कम लगेगा। तो प्रेशर इस बात पर डिपेंड करता है तो एच यानी कि फ्लूइड की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ फ्लूइड, हाइट ऑफ फ्लूइड, द्रव की ऊंचाई, डी है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, द्रव का घनत्व, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड द्रव का घनत्व, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण। फ्लूइड की हाइट, डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कोई फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर डाला जाएगा, इन तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसलिए जैसे आप समुद्र में अंदर घुसते जाओगे ना, गहराई बढ़ेगी, तो गहराई बढ़ने का मतलब ये है, जैसे भाई द्रव की जिस पॉइंट पे आप प्रेशर चेक करोगे, मान लो पॉइंट है यहाँ पे जेड, तो इस वाले पॉइंट पर द्रव की ऊंचाई केवल इतनी है, इस वाले पॉइंट पर इतनी है, इस वाले पॉइंट पर इतनी है, ठीक है। तो यानी कि जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। तो गहराई बढ़ने पर प्रेशर इंक्रीज होता है, लेकिन ऊंचाई बढ़ने पर प्रेशर घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्यों? उसकी वजह आप समझ सकते हो। ऐसे भाई हमारी धरती माता है, और धरती माता के चारों तरफ ये एटमॉस्फेयर है, वातावरण। और ये एटमॉस्फेयर किस मिलकर बना है? गैसों से, डस्ट पार्टिकल से, धूल के कणों से, ठीक। अब खुद सोचो, अब एक बंदा जो है वो समुद्र तल पे यहाँ खड़ा हुआ है, एक खड़ा है एवरेस्ट की चोटी पे।
तो जो एवरेस्ट की चोटी पे खड़ा है उसके ऊपर केवल इतनी ऊंचाई तक की हवाई प्रेशर डाल रही है, लेकिन जो समुद्र तल पे खड़ा है उसके ऊपर इतनी ऊंचाई तक की हवाई प्रेशर डाल रही है। तो जो समुद्र तल पे उसके ऊपर इतनी ऊंचाई तक का वातावरण दाब डालेगा तो ज्यादा प्रेशर फील करेगा। ये जो पहाड़ की चोटी पे खड़ा है उसके ऊपर केवल इतनी ऊंचाई तक का प्रेशर, तो जैसे हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी। तो ऊपर जाने से प्रेशर डिक्रीज होता है और गहराई बढ़ने से प्रेशर क्या होता है बेटा, इंक्रीज। ठीक। अब यहाँ से बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, ये देखते हैं, ये शायद प्रैक्टिस सेट 5 में है कि 6 में है, 5 या 6 में से किसी एक में है ये। हम्म, अरे क्या हो गया। सर मोस का कोई इफेक्ट नहीं, मोस क्या है भाई यहाँ पे, मोस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये क्या हो गया, गलत हो गया, गड़बड़ हो गया होगा। 7 में इस बार मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपने हाथ से क्वेश्चन लिख दूंगा। इसमें भी शायद नहीं है, किसी और दूसरे में है। हम्म, मिल गया चलो। ये क्वेश्चन करना, नहीं तो लिखना पड़ता है। करो ये। ये कह रहा है कि द्रव्यमान का कोई फर्क, बेटा द्रव्यमान का फर्क पड़ता है। देखो ये फॉर्मूला जो है ना, ये प्रेशर होता है, फोर्स अपॉन एरिया। कोई जो फ्लूड है उसका फोर्स जो होता है एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स है जो जो आपने यहाँ पे भरा हुआ है, तरल भरा हुआ है, तो जो फोर्स कितना डालेगा अपने वेट के बराबर, एम जी के बराबर। ये लिखा है यहाँ पे एरिया, एरिया। ठीक। अच्छा, आपको पता है कि मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास की जगह आता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, आ गया ए। तो डेंसिटी वॉल्यूम होता है क्या, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, आपको पता ही है। तो यानी कि एरिया वॉल्यूम होता है एरिया इंटू, एरिया में लंबाई गुना चौड़ाई आएगी, अब बची हाइट, नीचे जी और नीचे ए। तो ए से कट गया, तो एच डी जी यहीं से तो आ रहा है, एच डी जी। वो मास वाला फैक्टर हम पहले इन्वॉल्व कर चुके हैं। वो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया वाले फॉर्मूले को आगे बढ़ा के आया एच डी जी। ये वाला क्वेश्चन करो। हम्म, देखो इसलिए लिखा है, चित्र में दिखाया गया 3 बर्तनों का आधार क्षेत्रफल समान है, यानी कि बेटा बेस क्षेत्र एरिया जो है ना वो सेम है। तीनों बर्तनों में समान मात्रा में द्रव डाला जाता है, आधार पे बल। तीनों में समान मात्रा में आपने द्रव डाला, यानी इसमें आपने बेटा 5 लीटर मान लो कि पानी डाल दिया, 5 लीटर। जैसे मान लो कि 5 लीटर पानी इतनी हाइट तक आया, ये जो पहले नॉर्मल शेप का है इसे ले लिया हमने। अच्छा ये बेटा बर्तन खुला हुआ है, ये इसमें 5 लीटर पानी डालेंगे तो कम हाइट में एडजस्ट हो जाएगा, और यहाँ 5 लीटर जो पानी है वो ज्यादा हाइट तक में आएगा। तो सेम अगर आपने वॉल्यूम लिया है, तो सेम वॉल्यूम में यहाँ पे लिक्विड कम हाइट में है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा में, यहाँ पे बहुत ज्यादा में है। तो यहाँ पे ज्यादा हाइट बन रही है, अगर यहाँ पे हाइट ज्यादा बन रही है तो बेटा इस बर्तन की तली पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो मैक्सिमम इन द वेसल सी, इसकी तली पे सबसे अधिक दाब पड़ेगा, बर्तन जो सी है उसकी तली पर। ठीक है। विकास कुमार रायसवाल, सबके कमेंट आ रहे हैं, अनु, अभिरूप दास, सबके आ रहे हैं शुभम, बाकी बच्चों को मैं पहले नाम ले चुका हूँ, सबके आ रहे हैं भाई कमेंट। ठीक है, तो भावुक होने की जरूरत नहीं है। तो किसी फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है होता है P इक्वल टू एच डी जी। तो जो फ्लूइड है उसकी हाइट कितनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इससे भी हम और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, एक और क्वेश्चन देखना, तो करो ध्यान से।
ये कह रहा है कि एक नियमित बेलनाकार बर्तन में एक तरल एक निश्चित ऊंचाई तक रखा जाता है। यदि इस बर्तन को किसी अन्य बेलनाकार बर्तन से बदल दिया जाए जिसके तल के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो तो तल पर दाब क्या होगा? तो हमारे पास में एक सिलेंड्रिकल वेसल है, एक रेगुलर कोई ऐसे वेसल लिया हमने, सिलेंड्रिकल जैसा होता है ये, और कह रहा है कि इसमें एक हाइट तक एक तरल एक लिक्विड भरा हुआ है। तो मान लो यहाँ तक इसमें कोई एक लिक्विड भरा हुआ है। कह रहा है कि अब इसे हमें रिप्लेस करना है एक दूसरे बर्तन से जिसका बेस एरिया इसका आधा हो। ठीक है, सोम कुमार बढ़िया है बेटा। मुझे एक चीज बताओ, जो इस बर्तन में लिक्विड भरा है, अगर मुझे वो लिक्विड दूसरे बर्तन में एडजस्ट करना हो और जो दूसरा बर्तन है उसका बेस एरिया इसका आधा हो, उसका जो बेस एरिया है वो इसका आधा है। अब जो लिक्विड इसमें भरा है, जब मैं इसमें उसे इसमें उड़ेल दूंगा तो भाई दूसरा जो बर्तन अगर उसका बेस एरिया आधा है तो उसकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए ना भाई, तो उसके अंदर वो एडजस्ट हो पाएगा। भाई आप जग का पानी गिलास में भरना चाह रहे हो तो गिलास बहुत गहराई वाला होना चाहिए, फिर अब इसमें आप भर देंगे वही पानी। तो जैसे आप इसे इसके अंदर भरेंगे तो हाइट लिक्विड की ज्यादा होगी, लिक्विड की हाइट ज्यादा तो प्रेशर क्या डालेगा वो ज्यादा। तो कह रहा रिमेन अनअफेक्टेड गलत हो गया, रिड्यूस ये भी गलत हो गया, रिड्यूस गलत हो गया। बेस एरिया आधा करेंगे तो डबल हाइट तक पानी एडजस्ट हो पाएगा, तो प्रेशर पहले का डबल लगेगा। एक और नया विकास कुमार आए हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं, बड़ी जल्दी गुड इवनिंग होगी भाई आपकी। जब क्लास खत्म होने वाली है, टाइम नहीं पता आपको क्लास का क्या है? 7:30 से लगभग 8:30 तक का टाइम रहता है क्लास का हमारी। ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वैन एन एयर बबल एट द बॉटम ऑफ लेक राइजेस टू द टॉप इट विल। जब झील के तल पर एक हवाई बुलबुला ऊपर की ओर बढ़ता है तो यह होगा। तो एक एयर बबल एक झील के तल से ऊपर की ओर जब बढ़ेगा तो उसके साइज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा है आपसे। सर एम्पेयर मैक्सवेल लॉ क्या है? एम्पेयर मैक्सवेल लॉ भाई आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू द म्यू नॉट आई, तो छोड़ दो इसे। ठीक है, किसी ने 12th में पढ़ रखा है तो ठीक है, इसके लिए इंटीग्रेशन आना चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 10th के बाद साइंस पढ़ी नहीं होगी, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उन्हें आता नहीं है। ये कह रहा है कि व्हेन एन एयर बबल एट द बॉटम ऑफ ए लेक राइजेस टू द टॉप इट विल। देखो बेटा, जब जैसे झील है ये, इसके बिल्कुल जब बिल्कुल बॉटम में कोई बुलबुला होगा तो सबसे ज्यादा प्रेशर में होगा वो, तो वो बुलबुला जो होगा बहुत ही छोटे साइज में होगा, क्योंकि जैसे जब ज्यादा गहराई में प्रेशर ज्यादा पड़ता है, अब जैसे बुलबुला ऊपर की तरफ उठेगा तो प्रेशर पहले से कम लगेगा, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और ऊपर जाएगा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। जैसे कोई बुलबुला जब झील के तल से ऊपर की तरफ जाता है तो उसका साइज लगातार इंक्रीज करता है। तो आंसर आएगा 9 का ए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। कल हम फ्लूइड से जुड़े हुए बहुत सारे और क्वेश्चन देखेंगे कि फ्लूइड जो है उससे जुड़ा हुआ एक पास्कल का नियम पढ़ेंगे, फ्लूइड से जुड़ा हुआ ये कलम बर्नौली थ्योरम बर्नौली के प्रमेय भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल। ठीक है, थैंक यू, बाय। और टाइम से आया करो भाई, जो बच्चे लेट आते हैं, कोई 8:15 बजे आके गुड इवनिंग, कोई 8:32 पे आके गुड इवनिंग, कोई 7:30 की क्लास में 7:50 पे आके, ये नहीं करना। और नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, मैग्नेटिज्म खत्म हो गया, उसे भूलो। अब नया चैप्टर शुरू हुआ तो इसकी क्लास रह गई आज की, इसे कंप्लीट करके कल आना। तो पीछे अगर रह भी गया तो पीछे कोई इतना खास यूज नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, बाय।